वेलकम टू रोजगार क्लासेस। आज की क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से इंडियन इकोनॉमी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपल रहेंगे। तो आइए एक बार क्वेश्चन के माध्यम से हम इंडियन इकोनॉमी अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ताकि वहाँ से 5 के 5 हमारे क्वेश्चन सही हो सके। और एक ज़रूरी सूचना ये है कि आज जो करंट अफेयर की क्लास आएगी वो 8 बजे आएगी, जो 5 बजे विवेक सर द्वारा लाई जाती है करंट अफेयर की श्रृंखला, वो आज 8 बजे निर्धारित है। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर रहता है? तो किसका हस्ताक्षर रहता है? वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है 1 रुपये के नोट पे। अगला पॉइंट यह है कि 1 रुपये से बड़ी नोटों पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं उनका 1 रुपये से जितनी भी बड़ी नोटें होती हैं सब पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न ये भी बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई के इस समय प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? तो वह है शशिकांत दास। शशिकांत दास इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंक दर का अर्थ होता है, तो बैंक दर से क्या मतलब है? बैंक रेट बोलते हैं इसको। बैंक रेट से क्या मतलब है? तो बैंक रेट से मतलब है कि देश का जो केंद्रीय बैंक है, इंडिया का केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक इंडिया जो है ये इंडिया का केंद्रीय बैंक है। तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा कमर्शियल बैंक से जो ब्याज ली जाती है, ब्याज दर ली जाती है, उसको बैंक रेट बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आपको इसका पूर्ण रूप याद रखना है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा से पहले इसका रूप क्या था? फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1973 में ये बना था, तो उस समय ये था। और 2000 में इसको रूप दे दिया किसका? फेमा का। इसका रूप परिवर्तित करके फेमा कर दिया गया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? पूंजीवादी से यहाँ मतलब है कैपिटलिस्ट। जो भी कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था है उससे क्या मतलब है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है, यानी कि प्राइवेट क्षेत्र जो होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, उनका अधिकार होता है। और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लाभ अर्जित। तो अगर जो कैपिटलिस्ट की बात करें तो उनका जो मेन मोटो होता है वो क्या रहता है आर्थिक गतिविधियों का? तो लाभ, प्रॉफिट मेकिंग। इसलिए कहा जाता है जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज होती हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो को घटा दे समय समय पे आरबीआई का करता है, सीआरआर चेंज करता रहता है, और एसएलआर एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको समय समय पे बदलता रहता है। तो अगर जो इसको कम कर दिया जाए तो साख सृजन पे क्या असर पड़ेगा? साख सृजन पे क्या असर पड़ेगा? तो साख सृजन बढ़ जाएगा। आइए 2 पॉइंट और चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। एक होता है रेपो रेट और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट के बारे में जान लेते हैं। रेपो रेट वो होता है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है और उस पर चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। रिवर्स रेपो रेट होता है जिसपे आरबीआई क्या करता है कि कमर्शियल बैंकों से लोन लेता है और उस पर इंटरेस्ट उनको पे करता है। तो ये 2 पॉइंट है। आइए आगे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है उस संस्था का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की आकलन करता है उसका है क्या नाम है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो टर्सरी बोलते हैं इसको, टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर तो ये है सेवा क्षेत्र, इसको टर्सरी बोलते हैं। देखिए 3 प्रकार के सेक्टर में डिवाइड है। जीडीपी के एरियाज जो है 3 प्रकार के सेक्टर में डिवाइड है। तो कौन कौन से हैं? जीडीपी से यहाँ मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी इसके बारे में हम देख लेते हैं। जीडीपी भी देख लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी क्या होता है कि किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा 1 वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है? उसको जीडीपी बोलते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद भी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये जीडीपी के बारे में देख लिए। अब आइए इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है। तो सेकेंडरी सेक्टर, पहले टर्सरी देख लेते हैं। टर्सरी में कौन कौन सा आता है? टर्सरी में आपका आता है ये विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं होती हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, पर्यटन हो गया, ये सारी चीजें आती है कहाँ, किसमें? तो टर्सरी में। और सबसे ज्यादा जो जीडीपी है वो कहाँ से मिलता है हमको? टर्सरी सेक्टर से मिलता है। सबसे ज्यादा जीडीपी में जो योगदान है वो टर्सरी सेक्टर का है। और प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सा आता है? तो कृषि, प्राइमरी सेक्टर में क्या है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सारी चीजें आती है प्राइमरी सेक्टर में। और प्राइमरी सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब। रेड कॉलर जॉब बोला जाता है जो प्राइमरी सेक्टर में जॉब करते हैं। अब देख लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग है, उद्योग से मतलब है सेकेंडरी सेक्टर, लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जो होते हैं ये किस में आते हैं? तो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। और ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं, जो सेकेंडरी सेक्टर में जॉब करते हैं उनको ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक है उन किसको बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोला जाता है श्वेत क्रांति का जनक। इनका इस श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति, दुग्ध का उत्पादन इसमें बढ़ाया गया था। हरित क्रांति का जनक यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में आर्थिक सुधार कब लाया गया था? तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है 1991 में लाया गया था भारत में आर्थिक सुधार। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इस जब आर्थिक सुधार लाया गया था उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो देश के प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 2004 से लेकर 2014 तक इन्होंने प्रधानमंत्री का भी कार्यभार संभाला था। आइए आगे चलते हैं। इसको देखिए, ये जो आर्थिक सुधार 1991 में आया था ना, इसको राव मोहन नीति भी कहते हैं। तो अगर जब पूछ दे आपसे कि राव मोहन पॉलिसी किसे कहते हैं, तो आर्थिक सुधार 1991 को राव मोहन पॉलिसी भी कहते हैं। इस नीति के तहत अर्थव्यवस्था में 3 चीजों पर देखिए काम किया गया: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण से मतलब है कि चीजें बहुत सिंपल कर दी गई, इतना लाइसेंस जारी करना बहुत आसान कर दिया गया, सुलभता बढ़ाया गया ताकि बहुत आसानी से चीजें सब तक सभी के पास अवेलेबल हो। निजीकरण में यानी प्राइवेटाइजेशन से मतलब यहाँ पे चीजें प्राइवेट होने लगी। उसके पहले मैक्सिमम चीजें सरकारी हुआ करती थी, तो प्राइवेटाइजेशन का चांस बढ़ गया, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने लगा और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से ग्रो करने लगी। अगला पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से यहाँ मतलब है कि देश विदेश से आयात निर्यात शुरू हो गई अच्छे लेवल पे, जिससे कि आर्थिक सुधार और बेहतर हो गया, आर्थिक स्थिति भारत की और बेहतर होने लगी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई थी? तो जनता दल की सरकार थी, जनता सरकार। 1978 में गुरनार मिर्डल द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लान अप्लाई किया गया था। गुरनार मिर्डल, अगर जो पूछ दे कि रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है वो किसकी है, तो गुरनार मिर्डल द्वारा, ठीक है। और किस सरकार ने इसे लागू किया? तो जनता सरकार 1978 में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो जो M3 होता है, इसको ब्रॉड मनी बोलते हैं, इसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। अगर जो M3 की बात करें, कभी कभी क्या होता है कि इसको फार्मूला के फॉर्म में पूछ देता है। तो M3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, बैंकों की सावधि जमाएं हो जाएगा। और यहाँ पे जो M1 है वो है नैरो मनी। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? तो वित्त मंत्रालय से। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो किसके द्वारा लाया जाता है? तो वित्त मंत्रालय लाता है, और वित्त मंत्रालय ही बजट लाता है जिसको संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। बजट कोई शब्द नहीं है संविधान में, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। और वित्त मंत्रालय जो है आर्थिक सर्वेक्षण लेके आता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 29 अक्टूबर 1946 को। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्री हैं इस समय। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वित्त मंत्रालय की स्थापना आपने देख लिया 29 अक्टूबर 1946 में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? तो किस समिति ने दिया था? राज्य समिति 1972। राज्य समिति 1972 में लाया गया था, जिन्होंने सुझाव दिया कि कृषि जोत पर भी कर लगाया जाए। अगला क्वेश्चन है अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन का क्या तात्पर्य है? और एक चीज ये है कि अवमूल्यन का अधिक कारगर कब होता है? अवमूल्यन जो होता है ये तब अधिक कारगर होता है जब विदेश में निर्यात की मांग लोच अधिक हो। विदेशों में निर्यात की मांग लोच अधिक रहेगी तब उस समय डिवैल्यूएशन यानी कि जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम करना ज़्यादा सार्थक होता है। तो उस केस में डिवैल्यूएशन किया जाता है, अवमूल्यन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति घोषित की गई थी। तो कब की गई थी? आपको ये मंथ और ईयर याद रखना है। तो अप्रैल 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थिति, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थिति घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन है खादी ग्रामोद्योग आयोग कब बनाया गया था? इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय कब चल रही थी? 1956 में। 1956 से चल रही थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसी समय पे खादी एवं विलेज इंडस्ट्री कमीशन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो पंचवर्षीय योजना है ना, इस पे हमारी क्लास क्या नाम है अभय प्रताप सर जो द्वारा है वो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप वहां से इसको अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज बाजार जो है वो कम जोखिम वाली जो प्रतिभूतियां होती हैं उससे संबंधित है। गिल्ट एज बाजार को सर्वोत्तम या उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छी या उत्कृष्ट बाजार भी इसको बोलते हैं। तो गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? सरकारी या अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां जो कि ज्यादा सुरक्षित होती हैं उससे संबंधित है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर ले इससे। और अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को फायदा हो सके। थैंक यू सो मच।